मैंने सुना आपकी अच्छी खासी सैलरी थी, शायद 2 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी। तो मैं बोला कि मैं एक ऐसी कंपनी तैयार करूंगा जहां पे मैं रिटेलर को भी उसी रेट में कपड़ा दूं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। घर वालों ने बोला पापा ने बेटा जाओ नौकरी वोकरी करो, अब अगर पढ़ाई नहीं करनी है, दिमाग आउट हो गया था। तो क्या धंधे में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक बार धंधा बना तो लिया, कस्टमर कहाँ से ढूंढे, क्लाइंट कैसे लाएं? सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है क्या? बहुत बड़ा चैलेंज होता है। होलसेलर डीलर इन्हीं को कपड़ा दिया जाता था। एक छोटा आदमी जो मन में सपने लेके आता है कि मैं भी, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलता था। हर 10, 12, 15 किलोमीटर पे लैंग्वेज जैसे चेंज होती है वैसे फैशन भी चेंज होती है सर। ट्रेडिशनल टेस्ट चेंज होता है। जो राजस्थान में बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, जो साउथ में बिकता है वो बिहार में नहीं बिकता है। शेयर बाजार पैसा कमाने के लिए नहीं है, पैसा कमाए हुए लोगों के लिए है। 10 साल से कम का ओरिजिन लेके अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, आइए ही मत आप नुकसान झेल के जाएं। 1200 रुपया पर मंथ से मैंने शुरुआत की। 2011 में वो नौकरी छोड़ के मैं अपने खुद के बिजनेस में। अभी आपने बोला कि नौकरी को मैं नौकरी की तरह नहीं करता था, इसका क्या मतलब हुआ? काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। भले ही तू मोची भी बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। क्या फर्क होता है एक मारवाड़ी में और एक नॉन मारवाड़ी में? इसलिए कहते हैं कि भाई जहाँ ने पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। उस मानसिकता से आप काम कर रहे हो तो कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके घर की सब्जी बदलेगी। अजय सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। मेरे चेहरे की स्माइल से ही आपको पता लग रहा होगा कितना खुश हूँ। एक्चुअली सर देखते नहीं है कि भाई सपने में आज किसी को देखा हो और वो फिर सुबह सामने आ जाए तो कितना खुशी होती है कि अरे यार, अरे बाप रे, ऐसे ही आपके लिए बिल्कुल सर। आपको हम देखते रहते हैं स्क्रीन पे और आज सामने बैठा हूँ सर। थैंक यू सर, बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है सर। आप अजय देवगन के फैन हो क्या? आपका हेयर स्टाइल और मूछें थोड़ी। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। वो रैंडम अजय देवगन का फैन भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी फिल्में देखी है। पहली फिल्म वो मोटरसाइकिल वाली ऐसे। अच्छा, दो टांगों पे, मतलब दो टांगों को मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी टांगे फैला के, वो बहुत बड़ा जोरदार सीन था। आपका हेयर स्टाइल और मूछें थोड़ी मिलती हैं अच्छा अजय देवगन से। ठीक है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का शौक है। अच्छा है। हाँ, बचपन आपने बताया भी जाने का शौक था आपका, लेकिन हो नहीं पाया। एक्चुअली सूरत इसीलिए आया था सर। ओके। कि मुंबई पास में है, तो डायरेक्ट मुंबई क्यों नहीं गए? मुंबई में कोई था नहीं। अच्छा। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि भाई मुंबई जाके रह लें, फिर देखें, व्यवस्था करें। सूरत में नौकरी करनी थी आके। बिजनेस टेक्सटाइल का जो था वहाँ चलता था, उसी में हमारे जिया जी काम करते थे वहाँ पे। तो बड़े भैया भी नौकरी करते थे, मैं भी जाके करनी थी नौकरी। मैंने सुना आपकी अच्छी खासी सैलरी थी, शायद 2 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी, उसको छोड़ करके आप धंधे में आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा क्यों? ये एक्चुअली मैं जॉब करता था सर टेक्सटाइल में ही। एक लीडिंग कंपनी थी वहाँ पे सूरत में। 19 साल मैंने जॉब किया सर। 1200 रुपए से मेरी नौकरी शुरू हुई थी। 19 साल आपने जॉब किया है? यस सर। आपकी उम्र क्या है अभी? आप बताइए सर, सबके सामने पूछ रहे हैं। लड़कियां नहीं बताती। 40-45 लग रहा है। एक्चुअली हीरो बनना है सर। 40 के आसपास लग रहा है मुझे। 52 इयर्स मेरी एज है सर। अरे गजब। अभी एक्चुअली नया करवा के आया हूँ कुछ दिन पहले ही। नया क्या? 3 स्टंट लगवाए हैं। अच्छा तो ओके। थोड़ा एज और कम हो गई, 10-1 साल, तो इसलिए आपको उतनी लग रही है। स्टंट लगने से एज कम हो जाती है क्या? हाँ, ऐसा बोलते हैं। बोले कि हार्ट और ज्यादा बढ़िया काम करने लगता है। मेरा तो अच्छा हार्ट था। उन्होंने बोला थोड़ा प्रॉब्लम है और अच्छा कर देते हैं इसको। ओके, लेकिन चेहरे की ग्लो कम नहीं हुई आपकी, वो बरकरार है। मेरा मानना है सर, ये बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। अंदर अगर साफ सुथरापन है, रिलैक्स हैं आप, और यहाँ कचरा नहीं भर के रखते हैं, तो ग्लो अपने आप आ जाएगा। और ये ग्लो लोगों को लगना चाहिए, मेरे को नहीं। यहाँ का कचरा मतलब? मजा आए। तो ये दोनों कान के बीच में सोने की खान है सर। लोग यहाँ कचरा भर के रखते हैं, जबकि यहाँ तो सोना होना चाहिए सर। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। मुझे आपसे कोई कुछ आपकी बात मुझे गलत लगी है, मैं उसको दिमाग में लेके बैठा रहता हूँ जिंदगी भर। तो ये कोयला भरना है उसके अंदर। मैंने आपको कह दिया सर यार ये गलत लगा है मेरे को, हो सकता है आपको 1 मिनट के लिए बुरा लगे, बस वहीं खत्म हो गया मैटर। आगे दोबारा हमेशा मिलेंगे तो रिलैक्स होके मिलेंगे ना। ये चीज है। लोग ऐसी बातों को, मेरे को उसने अपने खाने पे नहीं बुलाया, अपनी पार्टी में नहीं बुलाया, गया तो मेरे को पूछा नहीं उसने मेरे को, ये सब चीजें यहाँ भर के रखते हैं सर। डिपॉजिट होकर के सड़ जाता है सर। और यही बदबू आती है अंदर अंदर। तो वो फिर ग्लो बाहर कहाँ से आएगा? ये रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए एकदम। ये सब चीजें
कुछ भी नहीं है सर, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। किसने पूछा किसने नहीं पूछा, और पूछ भी लिया तो लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे सर। अपने आप में मस्त रहिए बस। ठीक है, तो कैसे आए धंधे में आप? बस मैंने 11th पास करी थी सर, और 12th के लिए कॉलेज थी हमारी उस समय, वो 10+2 लागू नहीं हुआ था उस समय। मेरे को एग्जाम के टाइम पे मैंने पीईटी एग्जाम जो एक्स्ट्रा वो होता है कोर्स, वो करके इंजीनियरिंग के लिए मैंने किया था। लेकिन सेंटर दूसरी जगह आने की वजह से मैं वो एग्जाम दे नहीं पाया, क्योंकि तबीयत मेरी खराब हो गई थी। ओके। तो घर वालों ने बोला, पापा ने, बेटा जाओ नौकरी वोकरी करो, अब अगर पढ़ाई नहीं करनी है, दिमाग आउट हो गया था। तो फिर एक गुवाहाटी मेरे ब्रदर रहते थे, नौकरी करते थे, एक ब्रदर सूरत रहते थे। फिल्मों का शौक था, तो मैंने कहा गुवाहाटी जाएंगे तो मुंबई से बहुत दूर हो जाएंगे, सूरत चलते हैं, वहीं कुछ कर लेंगे, नौकरी शोकरी जो भी करनी है। सूरत पहुंचेंगे तो फिर मुंबई भी पहुंच जाएंगे। तो बस ऐसे फिर आया सूरत, 6 महीने मैंने दलाली करी, और फिर एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब किया सर। 1200 रुपया पर मंथ से मैंने शुरुआत करी सर अपनी नौकरी की। ओके। 2011 में वो नौकरी छोड़ के मैं अपने खुद के बिजनेस में आया। और 2011 में जब छोड़ा तो 2 लाख रुपए सैलरी थी? 2 लाख रुपए सैलरी थी उस समय। 2 लाख रुपए थी, और बॉस बोले थे कि यार मत छोड़, मैं और भी कुछ कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब तो कुछ अपना करना है। जो एक मन के अंदर थोड़ा सा टीस थी कि लोग वहां आते थे सूरत, बहुत सारे सपने लेके कि हमें भी टेक्सटाइल का बिजनेस करना है। उन लोगों को कोई वहाँ पे बल्क डीलिंग होती है सर, होलसेलर डीलर, इन्हीं को कपड़ा दिया जाता था। एक छोटा आदमी जो मन में सपने लेके आता है कि मैं भी, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलता था सर। आज भी ऐसा ही है क्या? आज भी ऐसा ही है सर, अब थोड़ा चेंज हुआ है सर। तो आपने कैसे जगह बनाई ऐसे में? जब मैं जहाँ नौकरी करता था सर, 19 साल मैंने नौकरी करी, तो वहाँ मुझे भी मना करना पड़ता था, क्योंकि सिस्टम वही था। तो कितने लोग आते थे और बोलते थे कि सर हमें एक एक सेट करके माल चाहिए, मना कर देते थे कि नहीं। अच्छा, इसी सेक्टर में आप जॉब भी कर रहे थे? इसी सेक्टर में, यही सेक्टर था सर, इसी में। तो हमें मना करना पड़ता था, मजबूरी थी, सिस्टम बनाया हुआ था। तो लोग मायूस होके वहाँ से चले जाते थे। पूरे सूरत में उनको कोई 2, 4, 5 लोग देते भी थे, तो वो रेट का फर्क कर देते थे कि रिटेलर के लिए ये रेट है और होलसेलर के लिए ये रेट है। तो मैं बोला कि मैं एक ऐसी कंपनी तैयार करूंगा जहां पे मैं रिटेलर को भी उसी रेट में कपड़ा दूं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। ओके। तो ये मन में एक भावना लेके, हालांकि सब कुछ ठीक था, 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे, जरूरतों के साथ साथ कुछ इच्छाएं भी पूरी हो जा रही थी उनसे। 2 लाख रुपए 2011 में बहुत बड़ी बात थी सर। इच्छाएं भी पूरी कर लेता था, लेकिन ये एक मन में था कि नहीं यार, अपने को ये जो गैप है, लोग जो सपने लेके आते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा वो करना है। इसलिए 2011 में चालू किया था सर। और स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में? आज तो जैसे स्टार्टअप का जमाना है, फंडिंग भी मिल जाती है, सरकार से भी सपोर्ट मिल जाता है, बट 2011 में मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। कुछ जानते ही नहीं थे फंडिंग क्या होती है सर। तो कितने पैसे लगे थे स्टार्ट करने में? स्टार्ट करने में एक्चुअली मुझे मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर था, नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करता था सर। वहाँ पे लोग यही जानते थे कि यही बॉस हैं यहाँ के। अच्छा। और यही सब कुछ संभालते। जब मैंने छोड़ा था तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये यहाँ पे नौकरी करता था ये बंदा। तो मैंने तो कुछ हमारे रिलेशन वाले थे, मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, तो रिलेशन वाले ने बोला तू अपना कर रहा है तो हम भी तेरे साथ हैं, तू आ जा, हम मिल के करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, तू संभाल लेना, जब वहाँ संभाल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं संभाल लेगा। तो उन्होंने पैसा लगाया था और हमने ये जो भी ये कंपनी अपनी स्टार्ट करी थी अजमेरा फैशन। लेकिन कुछ सरकमस्टेंस ऐसे आए, ऐसा फेस देखा, जो चीज सोच के मैंने काम किया था अब उन लोगों तक पहुंचूं कैसे। 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं सूरत के अंदर, 50,000 मैन्युफैक्चरर्स, उसमें से अपनी एक जगह बनाना, उसमें एक अपने लिए अलग से जगह बनाना कि रिटेलर आप आओ, मैं दूंगा आपको उसी प्राइस के अंदर। अब ये चीज मैंने 2012 में अपना YouTube चैनल बनाया, 2012 में, और मैंने लोगों तक अपनी बात पहुंचानी शुरू करी। अब कैसे पहुंचे सर? किसी दिन 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, किसी दिन 5 बढ़ते थे, वो चैनल को कोई जानता ही नहीं था, कैसे पहुंचाएं लोगों तक बात अपनी। तो जो होलसेलर को दिया जाता है कपड़ा, वो तो मेरा
ट्रेडिशनल था, बिहार से हम लोग बिहार का काम करते थे और जिनके नीचे मैं काम करता था वो भी बिहारी थे। ओके। तो मैंने उन्हीं से टच करना शुरू किया, उनको कपड़ा बेचना शुरू किया। ओके। तो क्या धंधे में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक बार धंधा बना तो लिया, कस्टमर कहाँ से ढूंढने, क्लाइंट कैसे लाएं, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है क्या? बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कस्टमर आ भी जाता है तो उसको क्या चीज चाहिए, क्या क्वालिटी उसको देनी है, खासकर कपड़े के बिजनेस में। मशीनरी में ये सब चीज के अंदर एक मॉडल आपने तैयार कर लिया तो आपका चल जाता है, ठीक है। कपड़े के अंदर रोज जहाँ फैशन चेंज होता है, हर 10, 12, 15 किलोमीटर पे लैंग्वेज जैसे चेंज होती है वैसे फैशन भी चेंज होती है सर। ट्रेडिशनल टेस्ट चेंज होता है। जो राजस्थान में बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है, जो साउथ में बिकता है वो बिहार में नहीं बिकता है, जो बिहार में बिकता है वो उड़ीसा में नहीं बिकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो आपको हर एरिया के हिसाब से रखना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही काम है, यही स्पेशलिटी है अजमेरा फैशन की सर। अच्छा, ओके। हाँ, ये अजमेरा की स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये हर जगह नहीं होता। हर जगह नहीं होता है सर। ओके। पर्टिकुलर टेस्ट बनाते हैं लोग एक एरिया का या 2 एरिया का, लेकिन हमारे यहाँ आपको एक छत के नीचे वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सर, अजमेरा फैशन। ओके। यहाँ पे आपको हर स्टेट के लिए उसकी लैंग्वेज के साथ साथ उसका टेस्ट भी मिलेगा। अच्छा, ओके। हाँ, लैंग्वेज बोले तो बच्चे हमारे पास जो रहते हैं, हमारे टीम के जो संभालते हैं पूरा, उनमें हम लोग उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करने के लिए भी, बंदा उनको गाइड करने के लिए भी उनकी लैंग्वेज में, मदर टंग में, खासकर साउथ में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अरे वाह। तमिल, तेलुगु, मलयालम। मैं मोदी जी के बारे में पढ़ रहा था तो उनकी ये स्पेशलिटी है कि वो जिस भी जगह पे जाते हैं उस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि जिस तरह का ग्राहक उस तरह की भाषा में उससे बात हो। सर वो जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जब तक समझ नहीं पाएगा। मोदी जी को इमोशन जोड़ने हैं, हमें इमोशन तो जोड़ने हैं, लेकिन जो कपड़ा देना है वो बिकना भी चाहिए उसके यहाँ जा करके सर। तो हमें उसको उस तरीके से समझाना है कि वो उस कपड़े के बारे में पूरी तरीके से जान सके। अब मैं हिंदी में समझाऊंगा और वो तेलुगु समझ रहा है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, तब वो उस कपड़े को जान पाता है। फिर वो ले जाके अपनी शॉप पे उसको रखता है और आगे बेचता है, तो वो एक्सप्लेन कर पाता है उस चीज को पूरे तरीके से अपने कस्टमर को। अभी आपने बोला कि नौकरी को मैं नौकरी की तरह नहीं करता था, इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी, लेसन भी हो सकता है। बिल्कुल है। और सर मैं बोलता हूँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो ये कहता हूँ, आप नौकरी करो, नौकरी भी कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस भी कोई बहुत अच्छी चीज है बिजनेस तो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बहुत बुरी बात है सर। आप घड़ी देख के सुबह 10 बजे पहुंचते हो और कब 7 बजे और मैं घर निकल जाऊं, ये है नौकरी की मानसिकता सर। तो क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए सर, वैल्यू मनी जी बोलते हैं 9 to 11 इज हेवन। नहीं, 7 to 11 इज हेवन। सुबह का 7? सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक हेवन है। इसके बीच में जितना आप काम कर सकते हो कर दो। आपको क्या मिल रहा है ना वो मत सोचो। मेरे को 1000 मिल रहा है तो मैं 1000 का ही काम करके दूंगा, नहीं, 1000 मिल रहा है तो आप 1200 का काम करके दो। ये नौकरी में भी लागू है सर, ये बिजनेस के अंदर भी लागू है। मैं मेरे कस्टमर को, वो मुझे 25,000 का माल ले रहा है तो मैं उसकी वैल्यू 25,000 की जगह 26,000 कैसे करवा सकता हूँ? इनफैक्ट रोहित शेट्टी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं किसी काम के लिए तो 200 रुपए का काम करके दो। 200 रुपए, फिर ग्रोथ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रोथ अपने आप अपने आप चलेगी। यही हुआ सर, 1200 से 2 लाख पे पहुंचा था। 1200 की नौकरी जिस दिन करी थी उस दिन मेरे बॉस ने कहा था 7 दिन में देखूंगा, 7 दिन के बाद तेरे को जवाब दूंगा कि फाइनल करना है कि नहीं करना। 1200 में भी वो 7 दिन लास्ट तक नहीं आए थे सर, कंप्लीट ही नहीं हुए थे। और बिजनेस और जॉब में क्या डिफरेंस देखते हो? मतलब जॉब कहने का मतलब वो जॉब मानसिकता वाली जॉब। सर पापा कहते हैं बेटा काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, भले ही तू मोची भी बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। तो नौकरी कोई छोटी बात नहीं है सर, पर नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना बहुत गलत बात है। जैसे कि आपने बताया, उस मानसिकता से आप काम कर रहे हो तो कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके घर की सब्जी बदलेगी। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की, लेकिन जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा सर। एक डिफरेंस भी मैंने फील किया है
जो आदमी नौकरी की मानसिकता वाला होता है वो जल्द से जल्द चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, काम ना करना पड़े, और धंधे वाला सोचता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करता रहूं। बस सबसे बड़ी चीज सर। सर मैंने देखा है यहाँ के लोगों के अंदर, खासकर मेरा बिहार से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, यूपी बिहार के जो हमारे क्लाइंट्स हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ, भागलपुर से। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो बिहार में एक मानसिकता है कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, पूरी जिंदगी जो है 30-30 40 साल वो सर के बाल उड़ जाते हैं उनके, पर नौकरी ढूंढना बंद नहीं करते हैं। और उस सरकारी नौकरी पाने का पर्पस एक ही होता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, कि बस एक बार मेहनत करके नौकरी लग जाए और जिंदगी भर फिर काम नहीं करना पड़ेगा। सर काम करना तो ऐसा है सर, नौकरी में आप 30 साल तक रगड़ते रहते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर आपने 1000 दिन अगर दे दिया ना, 999 दिन में कहता हूं, 999 डेज आपने दे दिए तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता। जिससे जिंदगी आपकी पूरी सेट हो रही है, वो 3 साल आप थोड़ी तकलीफ नहीं झेल सकते हो, लेकिन 30 साल 40 साल वो तकलीफ झेल लोगे नौकरी वाली। सर बिजनेस आप 99 डेज किसी भी सेक्टर से आप हो, अगर आपने 999 दिन उसको दे दिया है, लगभग 3 साल उसको दे दिया है ना, तो चौथा साल या जो 1000वां दिन है वो आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है, चैलेंज के साथ। तो क्यों नहीं दे पाते लोग, क्या लगता है आपको? सेफ जोन में चले जाते हैं सर। महीने वाले आखिरी दिन जो है, या तो 31 तारीख को, नहीं तो 1 तारीख को मैसेज आता है, टिक 50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। आहा, फिर 25 तारीख को थोड़ी, तो 5 दिन तकलीफ होती है। 25 दिन तो आराम से बीत गए ना, चलो कोई बात नहीं, 5 दिन और निकाल लेंगे। ये सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा सर। मेरे छोड़ने का कारण ये था कि मुझे लोगों को जोड़ना था अपने साथ में, उन लोगों को जो शायद सपने लेके आते हैं, बिजनेस करने का मन बना के आते हैं, इसलिए मैंने वो सेफ जोन छोड़ा था। आप मारवाड़ी हो क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, हाँ, मारवाड़ी वाला वीडियो मैंने आपका देखा भी था। क्या फर्क होता है एक मारवाड़ी में और एक नॉन मारवाड़ी में? सोच में फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता है। सब, हाँ, वही तो जिंदगी बदलती है। अंदर परमात्मा विराजमान है, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर किसी में कोई फर्क नहीं है। मैं खाली इतना मानता हूं कि एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेक्शंस बना दिया। मैं जब 10th में था ना सर, तो स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए थे, तो 10th A बना दिया, 10th B बना दिया, 10th C बना दिया। बस वही एक व्यवस्था है, ये समाज को, सामाजिक व्यवस्था ढांचे को बरकरार रखने के लिए, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मारवाड़ी, गुजराती, ये सब, ताकि सबके अंदर ऊपर वाला विराजमान है आत्मा के रूप में, सब एक बराबर है। मारवाड़ी अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और मारवाड़ी की मानसिकता से शुरू में एक बिजनेस का वो कीड़ा रहता है यहाँ पे, कि मैं नौकरी नहीं करूँ बस। तो आमतौर पे क्या फर्क आप देखते हो, एक मारवाड़ी, चूंकि आप मारवाड़ी हो, हाँ, जो बाहर वाले आपको नहीं, बाहर वालों में नहीं दिखता होगा आपको? सर एक्चुअली एजुकेशन लेवल का थोड़ा सिस्टम अलग होता है, कि घर पे आप जब आए हैं स्कूल से पढ़ के घर पहुंचे हैं, तो बात जो होती है खाने पे बैठ के, वो बिजनेस की बात होती है, फालतू की बातें नहीं होती है सर। नौकरी वाली एक जो बात होती है वो एक अलग बात हो जाती है, लोगों के बारे में बात करना है, अरे आज इस पड़ोसी के यहाँ ये आ गया, आज उसके यहाँ ये आ गया, आज उस रिलेशन वाले ने ये कर लिया। हमारे घर में सर कभी भी जब भी बात होती थी तो यही बात होती थी बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में। पैसे के बारे में। क्या ये गलत नहीं है छोटे बच्चों के सामने सिर्फ पैसे की बात करना? पैसे की बात, पैसे सर बहुत मायने रखता है। कहते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है सर। मैं अगर किसी को कुछ हेल्प भी करना चाहता हूं ना, तो पहले मेरे पास होगा तब मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा सर। मेरा दिल कितना भी बड़ा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लोगों के लिए, समाज के लिए, लेकिन मेरे ही पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊंगा किसी के लिए। मैंने देखा है मारवाड़ी में चैरिटी की फीलिंग बहुत रहती है, चैरिटी बहुत करते हैं वो जी। ऐसा सच है क्या, सारे ही होते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा हार्ट लोगों का अलग होता है करने का। मारवाड़ी के बारे में आपने सुना भी होगा, कंजूस बहुत होता है। हाँ, कंजूस होता है लेकिन फिर भी चैरिटी करता है। फिर भी चैरिटी करता है। तो ये अलग अलग थिंकिंग है अलग अलग लोगों की। और पर इतना है, मारवाड़ी धंधा करने के लिए कुछ भी कर लेगा,
उसको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह, मैं भी राजस्थान सिक्कर से छोड़ के सूरत आया था, बिजनेस के लिए आया था, धंधे के लिए आया था, भले ही वो नौकरी करनी पड़ी मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ जहाँ वो बैठा है वहाँ उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है, वहीं बैठे बैठे पिसता रहेगा जिंदगी भर। वो नहीं है, मारवाड़ी में ये चीज है। इसलिए कहते हैं कि भाई जहाँ ने पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और वो कहीं भी पहुंच जाता है। आज हमारे गुजरात में, सूरत के अंदर आप कहीं भी देख लीजिए, मारवाड़ी कम्युनिटी आपको बिजनेस के अंदर हर एरिया में, जहाँ की जो चीज़ की स्पेशलिटी है, डायमंड की है, सूरत की सिल्क सिटी बोलते हैं, कपड़े की है, तो वहाँ पे मारवाड़ी है, बॉम्बे में मारवाड़ी है, बेंगलोर में मारवाड़ी है, सब जगह मारवाड़ी आपको मिल जाएगा सर। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत होती है, रिस्क लेने की सोच बिल्कुल बिल्कुल होती है सर। और रिस्क मैं कहता हूँ कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए सर। कैलकुलेटिव रिस्क बोले तो जैसे कि आज मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सेट है, लेकिन बस मैं उसी को करते चले जाऊं, कुछ नए का ट्राई नहीं करूं तो सर वो सही नहीं है। कुछ ना कुछ अलग से मेरे को रिस्क लेना है। मैंने एक कैलकुलेशन करके देखी कि मैं एक आउटलेट बनाता हूं, मेरे को इतना खर्चा लगेगा, इतना ये पैसा कितना डूब सकता है इसके अंदर, इतना पैसा डूब सकता है, पूरा का पूरा डूबा हुआ मानता हूं मैं। क्या ये मैं बेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, कर डालो काम को, कोई दिक्कत पहले डूबने का आंकड़ा मान के चलो कि भाई हाँ ये इतना पैसा डूब जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ले लो, चल गया तो देखो क्या होगा फिर। और एक नॉन मारवाड़ी या मिडिल क्लास हम कहें तो उसी चीज से डरता है, अगर डूब गया तो क्या होगा, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, तो इसलिए करना ही नहीं है। वो 1992 देखी स्कीम आपने, रिस्क इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, प्रतीक गांधी जी हमारे कहते हैं, सूरत के ही हैं वो। हाँ सूरत के ही हैं। बड़े शानदार एक्टिंग करी थी उन्होंने, फिल्मों से जुड़ा हुआ है इसलिए ध्यान रखता हूँ थोड़ा। तो स्टॉक मार्केट से भी जुड़ा हुआ है? हाँ करता हूँ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो स्टॉक मार्केट में कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करते हो इन्वेस्टमेंट के? स्ट्रेटजी सर ऐसा है कि स्टॉक मार्केट मैंने आज से नहीं सर, मैं लगभग निफ्टी जब 800 पे था तब से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ सर। 800 का मतलब हो गया 2000। हाँ 1999 से स्टॉक मार्केट में जुड़ा हुआ हूँ सर। 2007 में मेरा 44 लैक्स का पोर्टफोलियो मैंने 9 लैक्स में सल्टाया था। 44,000 का 9 लाख, 44 लैक्स का, अच्छा 44 लाख 9 लाख में। हाँ 44 लाख का पोर्टफोलियो 9 लाख में सल्टाया था। मुझे बिजनेस करना था 2011 में, तो मतलब लॉस में रहा था। इसलिए एक चीज कहता हूं, शेयर बाजार पैसा कमाने के लिए नहीं है, पैसा कमाए हुए लोगों के लिए है। मेरी बात को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूं। शेयर बाजार से आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे दिन भर का खर्च चल जाएगा, मेरे महीने का खर्च चल जाएगा, तो बिल्कुल शेयर बाजार में मत आइएगा। शेयर बाजार में वो पैसा लगाइएगा जो आपको ऐसा लगता है कि अब इस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, ये पैसा गया तो गया। मतलब पैसा कमाए हुए लोगों के लिए है, जिनको अपना पैसा कुछ डुबाना है। ये समझ के आप शेयर बाजार में आइएगा तो आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं कमा सकते हैं। मतलब जिनके पास पैसा है वही पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल, जिसके पास पैसा है और उस पैसे को भूलने की कैपेबिलिटी उनके पास में है कि मैं भूल गया 10 साल के लिए, अब मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने 2011 में वो पोर्टफोलियो 44 लाख का 9 लाख में सल्टाया था, और मुझे पता था क्यों सल्टाया है, क्योंकि वो मुझे पैसे की जरूरत थी उस समय, धंधा करने के लिए। इसलिए मैंने, क्योंकि वो 9 लाख रुपए भी मेरे लिए बड़ी बात थी, और वही मैंने 2020 में 31 मार्च 2020 को मैंने वापस शुरू किया था यही काम, शेयर बाजार का काम। तो अभी किसमें, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड या कुछ और? दोनों, SIP भी है सर, और म्यूचुअल फंड भी है। पर वो पैसा लगाता हूँ जिस पैसे को मुझे मेरे बच्चे के पोते उठा के देखें कि आज उसकी क्या वैल्यू है। मतलब लार्ज कैप ओनली बोल जाता हूँ, नहीं लार्ज कैप भी, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी, अच्छा सब में करता हूँ। लोग सोच भी नहीं सकते, शायद मैं वीडियोस देखता हूँ तो बातें सुनता हूँ लोगों की कि 10 स्टॉक 15 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। 300 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है सर। मैं वापस उठा के देखता भी नहीं हूं कि वो जीरो हो गया है कि क्या हो गया है। आज मेरा बड़ा पोर्टफोलियो है सर।
SIP और वो मतलब पुस्तकों के लिए रखा है, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं? कुछ नहीं, वो भूल गया, वो पैसा है मेरे पास, ये सोच के ही लगाता हूँ सर। मतलब बेचने के लिए नहीं? नहीं, बेचने के और लिए। मुझे लगता है सही सोच भी यही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो वो अगली जनरेशन के लिए छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सर। 10 साल से कम का ओरिजिन लेके अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ आइए ही मत, आप नुकसान झेल के जाएंगे। बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। आप वो पैसा, आपकी रद्दी बेच के आपको जो पैसा मिलता है ना, उस पैसे को आप इसमें डाल दीजिए, आप कमा के निकलेंगे और भूल जाइए कि भाई ये पैसा मेरा है। थोड़ा आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहूंगा, अगर आपके नहीं तो आपके पर्सपेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट के बारे में? वो जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं आप? सर अगर आंकड़ों की बात करें पिछले, तो लोग ये कहते हैं, मैं भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहता था लोगों से, तो जानकारी लेता हूँ, तो लोग बताते हैं, जो हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर जिनको हम लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला रियल एस्टेट, सेकंड इक्विटी, थर्ड फिर आप SIP वगैरह कर लो म्यूचुअल फंड में, फोर्थ गोल्ड में करना चाहिए, फिफ्थ फिर वो NSE वगैरह क्या आता है, FD वगैरह, ये सब आते हैं। पर मैं इनसे ऊपर भी एक चीज मानता हूं सर, और वो बिजनेस। बिजनेस से बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है वो ना इक्विटी है, ना गोल्ड है, ना ये क्या बोलते हैं रियल एस्टेट है, कोई भी नहीं है सर। बिजनेस अगर आप सेट कर लेते हैं, जिसके लिए कि मैंने बोला कोई भी बिजनेस 999 डेज आप उसको दे दीजिए, पूरा पुरुषार्थ के साथ आप अगर उसको दे देते हैं, तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है सर। शायद इसलिए कि रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट पे हो, उसकी ग्रोथ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल, लेकिन आपके धंधे पर तो पूरा ही आपका कंट्रोल है। 100% सर। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, उसका 10% से आपको रिटर्न मिलता है या 20% से आपको रिटर्न मिलता है, वही 20% का ग्रोथ अगर आप बिजनेस में करते हैं, मेरी सेल मान लीजिए 100 आज सेल है, 20% की ग्रोथ से वो सेल बढ़ती है ना मेरी, तो मेरे खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे सर, तो मेरी कमाई का आकलन आप देखिए कितना होगा। तो आप तो जैसे धंधे के साथ साथ दूसरों को भी धंधा करने का मौका देते हो। हाँ बिल्कुल, है ना? तो उस धंधे में क्या आप जो कह रहे हो कि धंधा कितना % बढ़ा सकता है, क्या वो धंधा करके आदमी उसको वैसा ले जा सकता है? सर कपड़े का बिजनेस, जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी और धंधे की बजाय इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है सर। ऐसा है क्या? हाँ जी। तो बताओ, मुझे बताओ कैसे? सर अगर हिंदुस्तान की बात करूं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं वो आपकी उसके ऊपर डिपेंड है। 140 करोड़ ग्राहक हैं सर आपके पास में। हर एक इंसान को जब वो पैदा होता है तब से लेके मरता है तब तक कपड़ा चाहिए उसको। एक सेकंड भी बिना कपड़े के नहीं रह सकता है। रात को सोएगा तो अलग कपड़े पहनेगा, दिन में अलग कपड़े पहनेगा, पार्टी के लिए अलग कपड़े चाहिए, उसके लिए अलग चाहिए। और अब तो ये इंडस्ट्री सर फैशन से जुड़ चुकी है। हाँ। और जो अब जरूरत नहीं रही है, फैशन बन गया है। अब फैशन बन गया है। पहले पेन ढांपने के लिए माना जाता था। लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान। आज मकान नहीं होगा चलेगा, रोटी ठीक है चल जाएगा, एक टाइम भी खा लिया चल जाएगा, पर इसके बगैर सर एक सेकंड नहीं रह सकता है आदमी। और मैं 140 करोड़ की बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ 800 करोड़ ग्राहक आपके पास है। आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, आप में ताकत होनी चाहिए। आज 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर। थोड़ा आपका वाला मॉडल समझाओ ना, ये कैसे होता है, क्या करते हैं उसमें? हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर, हमारा जो मॉडल है, लेकिन हम लोगों को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट क्या करते हैं, ये बिजनेस की खूबसूरती है सर, वो लोगों को बताते हैं कि ये बिजनेस अगर आप चाहो तो घर से भी 25-30 हजार रुपए लगाकर शुरू कर सकते हो। कैसे? एक लेडीज, एक महिला जो हाउसवाइफ है, वो सर ये बिजनेस 25-30 हजार रुपए लगा करके हमारे यहाँ से अगर मीडियम रेंज का कपड़ा खरीदे, साड़ी खाली खरीदे, तो उसके पास 80-100 साड़ी हो जाती है सर। अच्छा, 80 से 100 साड़ी हो जाएगी। 80 से 100 साड़ी इतनी घर में ही 25-30 हजार में, और वो घर में रख के कर सकती है। सकती नहीं है सर, लगभग 10 हजार से ज्यादा महिलाएं हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस को जुड़कर आज कर रही हैं, और उसमें से 200+ लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया और आज
वो मेन अर्निंग पर्सन है घर की, जिन्होंने उसको शॉप में कन्वर्ट कर दिया है, बड़ा शोरूम बना के रखा हुआ है। कल मैं गोरखपुर ओपनिंग में गया था, सिर्फ और सिर्फ 2 लेडीज हैं, दोरानी और जिठानी, उन दोनों ने मिलके वो शोरूम चालू किया है सर। ओके, और ये 25,000 वाली बात जो बोली आपने, इसमें मार्जिन क्या रहता है? इसमें मार्जिन, एक महिला जो है घर से बिजनेस करती है तो 25 से 30% हमारे कपड़े के अंदर जोड़ के बेचती है सर। 25 to 30% तक ऐड करके। और वही चीज अगर किसी शोरूम में आप जाओ तो आपको वो प्राइस 100% तक प्लस होके मिलता है सर। चीज वही चेन आ जाती है बीच के अंदर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर का नंबर लगता है। अब कंज्यूमर वो एक घर से उस लेडीज से खरीदता है जहां उसके कोई खर्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां वो 100 रुपए वाली चीज 125 में खरीद लेता है, वही शोरूम में जाके, मॉल में जाके खरीदेगा तो वही चीज उसको 200 की मिलेगी। तो आप ये चीजें बना रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर हम। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर ही उनको आप दे रहे हो? हाँ, जो मैं डीलर और होलसेलर को देता हूँ वही प्राइस मैंने सेम रखा हुआ है पूरे सूरत के अंदर सर। कपड़ा डीलर और होलसेलर के अलावा रिटेलर को नहीं दिया जाता है सर। लेकिन हम अगर एक महिला मेरे डीलर के बगल से आके हमको बोलती है कि मेरे पास 25 से 30 हजार रुपए हैं सर, या 50,000 रुपए हैं, मेरे को कपड़ा चाहिए, मैं उसको भी उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर उस डीलर को देता हूँ सर। ओके, और कपड़े में क्या क्या टाइप होता है, मतलब साड़ियाँ और क्या क्या? बहुत सारी चीजें आ गई है सर अभी तो। साड़ी में भी इतनी सारी वेराइटी है कि पूछे मत बात। कॉटन साड़ी, सूती साड़ी जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, वैल्यू एडिशन साड़ी, वर्क साड़ी, सिल्क साड़ी आती है। फिर सिल्क साड़ी में बहुत सारी, पत्तू साड़ी, पैठनी साड़ी, कांजीवरम साड़ीज, बहुत सारी वैरायटीज है। फिर कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर। मैंने सुना है ये साड़ियाँ जो होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग 70 रुपए 100 रुपए में हो जाती है। 45 रुपए की भी साड़ी बेचते हैं हम लोग। जो 45 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, 45 रुपीज की साड़ी हम बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो सर उसकी और कम है। ओके, हम उसमें नफा भी रखते हैं अपना। वो 45 वाली मार्केट में कितने बिकती होगी? वो 45 वाली साड़ी डायरेक्ट नहीं बिकती है सर। वो 45 रुपीज वाली साड़ी वो लेडीज ले जाती हैं, बुटीक वाली, जिनके पास वैल्यू एडिशन करने के लिए मशीनें रहती है। उसके ऊपर वो लेस लगाती हैं, उसके ऊपर वो बुटे लगाती हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी करती है, कुछ वैल्यू एडिशन करती है, फिर बेचती है। इस तरीके से वो साड़ी कितने की बन जाएगी? 250 की भी बिकती है, 200 की भी बिकती है वो साड़ी। उस पे खर्चा कितना किया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। डायरेक्ट पहनने वाली जो साड़ी होती है लगभग 99 रुपीज से साड़ी होती है, जो हमारे यूपी बिहार में तो खूब बिकती है। डायरेक्ट पहनने वाली साड़ी जो होती है। और मान लो कोई 25,000 रुपए लगा के कोई लेडी शुरू कर रही है, मान लो अगर नहीं बेच पाती है तो उसमें भी कोई सपोर्ट होता है आपका? सर देखिए, इसमें 2 तरीके की बातें होती है। अगर हमारी कोई मिस्टेक है, हमारी कोई गलती है, कुछ कटा फटा चला गया है, डैमेज चला गया है, वो हमारा है। उसके लिए एक पैसे का नुकसान कस्टमर को नहीं होने दूंगा, हमारे कस्टमर को। लेकिन ये शेयर बाजार तो है नहीं कि भाई 1200 में रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, 1500 हुआ बेच दिए। अब 25,000 का कपड़ा ले गए हैं तो 25,000 का कपड़ा बिकेगा नहीं सर। उसमें आपको नया हमेशा ऐड करते रहना पड़ेगा। हाँ, रिफिल करना, स्टॉक रिफिल करते रहना पड़ेगा उसको। 25,000 रुपए का ले गए या 50,000 रुपए का ले गए, 10, 12,000, 15,000 का बिका, फिर आपने नया मंगाया तो कस्टमर नया भी लेके जाएगा, पुराना भी लेके जाएगा। ऐसा आपने 5 बार कर लिया है। जितनी भी अमाउंट का आप ले गए, लाख का ले गए, 50,000 का ले गए, फिर आपको ऐसा लगता है 6वीं बार आप देखते हैं कि 10 पीस ऐसे हैं जो मैं पहली बार लेके आया था उसमें से मेरे पास बचे हुए हैं। 100 पीस में लेके आया था, 90 बिक गए, वो 10 पीस पहली बार वाले। तब आपको उसको निकालना रहता है, और उसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है सेल। 30% सेल, 20% सेल, एक पे एक फ्री। आप जितना भी देखते हैं ना सर, ये 15 अगस्त की सेल, 26 जनवरी की सेल, ये डेड स्टॉक निकालने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक बहुत अच्छा साधन है सर। अप टू 90%, अप टू मतलब 90 मिलेगा नहीं। 90 मिलता भी है तो कौन सा एक आधा कोई पीस पड़ा रहता है, वो बहुत पुराना जो कोई वही फ्रेश भी लगा रहता है जिसमें कोई सेल नहीं रहती है। पर एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है, सेल अप टू 90%। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको देखिए। आपके पास 10 पीस फर्स्ट टाइम जो लाए हैं वो अटक गए हैं, उसका सेल निकाल दीजिए, चाहे किसी भी तरीके से। आप मुझे भी देंगे, मैं उसी प्राइस में लूंगा जिस प्राइस में मैंने आपको बेचा है। आप अपना मार्जिन उसके ऊपर से हटा दीजिए, उसको सेल निकाल दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए बाहर, बढ़िया।
ओके। आप उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेंगे जो आज तक आपके पास आया नहीं है। कुछ स्ट्रेटेजीज बताओ जो आप लोग अपनाते होगे यही करते हैं के लिए। सर। एक तो अप टू सेल वाला आपने बताया, ये करते हैं सर। शुरू के अंदर मार्जिन रिजनेबल रखना चाहिए सर, कमाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि खर्चे निकालने हैं ये मानना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर बेस बनाना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए आपको। क्या करते हो रिलेशन मेंटेन करने के लिए? बहुत कुछ करते हैं सर। हमारे कुछ बताओ सर, ये बहुतों का कंसर्न होगा। हमारे यहाँ तो सर ऐसा है कि हम कहते हैं, अभी मोदी जी का एक मैंने लिखा हुआ देखा था, जब मोदी जी वो फर्स्ट टाइम वो कर रहे थे इलेक्शन का रिजल्ट आने के जस्ट बाद, तो मैंने अपना भी बनाया अजमेरा फैशन का। हम कपड़े नहीं सपने बुनते हैं। कपड़े नहीं सपने बुनते हैं, इसीलिए लोग अजमेरा फैशन चुनते हैं। अरे वाह, ऐसी टैगलाइंस काम करती है नहीं? बिल्कुल काम दिल में उतर जाता है। बिल्कुल दिल में उतर जाता है सर, बहुत काम करती है। आज हमारे साथ कस्टमर सर 10 साल हो गए होंगे मेरे साथ, वो कस्टमर आज भी हमारे साथ हैं, लॉयल कस्टमर है मेरे। सूरत आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, अजमेरा में आते हैं, कपड़ा खरीद के वापस अपने शहर चले जाते हैं। कुछ बताइए ना, क्या स्ट्रेटेजी छोटी छोटी रहती हैं? बहुत सारी है सर, बहुत सारी। कस्टमर आपसे ही जुड़ा रहता है। आफ्टर सेल सर्विसेज सर बहुत बहुत जरूरी है सर। एक नया कस्टमर मान लीजिए कोई मेरे साथ जुड़कर, डीलर होलसेलर करते हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग हैं सूरत में देने के लिए, लेकिन एक नया कस्टमर सर जब आपके पास आता है तो बहुत सारी सपने लेके आते हैं, बहुत सारी इच्छाएं लेके आता है कि मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। उन इच्छाओं को पूरा करने में आप क्या कर सकते हैं वो आप कीजिए। हर फील्ड का एक अलग अलग तरीका हो सकता है। कपड़े के बिजनेस का जो है, हम उनको टेस्ट वाइज कपड़ा देते हैं। मैंने आपको बताया, मैं उनको लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में उनको गाइड करने के लिए बच्चे रखता हूँ हर तरीके से। फोन करके आफ्टर सेल सर्विसेज जिसको बोलते हैं कि सर क्या दिक्कत आ रही है, जो सेल्समैन उनके साथ है उस सेल्समैन का नंबर देता हूं मैं उनको कि आप रखिए, जो चीज शायद हमारे लिए एक छोटी सी चीज है वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप फोन कीजिए, तुरंत आपका सॉल्यूशन निकाल के वो देगा आपको, क्योंकि वो नया है। गाड़ी चलाने अपन जाते हैं तो शुरू में देखते हैं गियर ऐसे यहाँ नीचे देख के अरे सामने ठुक जाएगी, लेकिन जब गाड़ी चला लेते हैं तो अपने आप ही गियर पे, ब्रेक पे, सब पे पाँव चलता है सर। फिर तो आदमी उल्टा लटक के भी चला लेगा। उल्टा लटक के रात को नींद भी मार लेते हैं सर, कई तो इतने एक्सपर्ट ड्राइवर हैं चलते चलते नींद निकाल लेते हैं। ट्रेडिशनल धंधे में उधार का बड़ा चैलेंज रहता है, कैसे रिकवरी किया जाए? ये कैसे? मैं कहता हूँ उधार करना ही नहीं चाहिए। मैं राधा किशन दामानी को आप जानते हैं सर, डी मार्ट, मैं उनके उस पे काम करता हूँ सर। कपड़ा सस्ता बेचो, या कोई भी प्रोडक्ट के लिए मैं ये बात कहता हूँ, आप जितना सस्ता बेच सकते हैं बेचिए, जितना सस्ता बना सकते हैं बनाइए। दोनों तरफ काम करता है आपका ये, आपके खरीदने में भी और आपके बेचने में भी। अगर आप नकदी काम करते हैं तो सर बेचने में आपको फायदा करता है एक ये कि आप सस्ता बेच सकते हो। अगर आप नकदी बेच रहे हो तो आपने अगर 5% जोड़ के कपड़ा बेचा है तो 4.99 आपको मिलने वाला नहीं है, 5% पूरा मिलेगा ही मिलेगा। आप परचेज जब करते हो तो सबसे सस्ता आप खरीद सकते हो जब आप कैश उसका पेमेंट करते हो तो अपने आप ही आपका कॉस्टिंग सही आने वाली है सर। लेकिन जब रिलेशन की बात जहां हो जाती है, कस्टमर से रिलेशनशिप, तो कस्टमर ऐसे मिलेंगे ही जो उधार मांगेंगे, फिर क्या करोगे आप? सर हम तो नहीं देते हैं सर, और मैं बोलता हूँ उधार देकर कस्टमर को खराब करना है सर। वो खराब हो जाएगा सर। कैसे मना किया जाए? एक अच्छा कस्टमर सर, देखिए रिटेल बेस में तो उधार का कोई काम ही नहीं है। रिटेल कोई भी चीज जो बेची जाती है, आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाइए, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप कपड़े खरीद रहे हैं, वहां कहाँ उधार चलता है सर? वहां नहीं चलता है, लेकिन कोई महिला घर से कर रही है, वहां तो चलेगा। स्पेशली लेडीज में मेरे हिसाब से तो सैलरी आएगी तब देंगे। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक बार बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन ये काम जो है ना, आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं आप उधार देंगे तो उसे जोड़ के चलेंगे। मैं तो ये मानता हूँ, अपने आप को सिक्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, और वो आपके कपड़े को, आपके प्रोडक्ट को महंगा करेगा सर। दोस्तों यारों को उधार देते हो आप? दोस्त यार आते ही नहीं है सर। क्यों? दोस्त यार 1-2 साड़ी लेने आएंगे सर। नहीं, वैसे किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई
यार लाख रुपए दे दो, 50,000 दे दो, वैसा वाला नहीं, मैं पैसे का व्यवहार ही नहीं करता हूँ सर, कभी किसी के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, ये मारवाड़ियों की स्पेशलिटी होती है। नहीं, पैसे का व्यवहार आपकी दोस्ती को खत्म कर देगा सर। कोई मांगे तो क्या जवाब दोगे? नहीं सर, है ही नहीं मेरे पास, मेरा तो धंधे में लगा हुआ है। कोई 10,000 रुपये मांग ले तो क्या करोगे? तो फिर मैं इस कंडीशन पे दूंगा कि ले जा और भूल जा, ये नहीं आएगा, मैं उसको तकादा नहीं करूंगा वापस। जितना दे सकता हूँ और जिसको ये समझ सकता हूँ कि ये भूल गया, ये सोच के कि किसी की हेल्प करी है। और भगवान की दया से दोस्त यार मैं थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ यारी दोस्ती में। इस तरीके के दोस्त यार नहीं रखता हूँ। दोस्त यार मेरे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड मेरे दोस्त यार हैं। बिजनेस में जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे दोस्त यार हैं। डिस्काउंट मैंने सुना है कि मारवाड़ी डिस्काउंट देंगे नहीं, लेकिन खुद कुछ खरीदेंगे तो डिस्काउंट पक्का ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, होता है सर? बिल्कुल ऐसा होता है सर। देखिए, अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो मेरे को अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा सर। अगर बगल वाला दे दिया तो मेरा क्या होगा? पर मैं पहले से ही अपनी रेट ऐसी रखे हुए हूं, इस तरीके से रेट को रखे हुए हूं, तो जा ढूंढ ले, पूरा सूरत पड़ा हुआ है मेरे से रीजनेबल रेट, ये क्वालिटी अगर कोई दे दे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही काम कोई और कर रहा है तो डिस्काउंट तो आप ले ही लोगे। हाँ, मैं लूंगा डिस्काउंट, क्योंकि मैं कैश दे रहा हूँ, मैं कैश बेच रहा हूँ तो कैश दे भी रहा हूँ। आज कच्चा माल हमको खरीदना पड़ता है सर, ग्रे खरीदना पड़ता है। ग्रे के अंदर सिस्टम चलता है 5% डिस्काउंट का। अगर आप पेमेंट दे रहे हो 7वें दिन तो 5% डिस्काउंट काट के आपको पेमेंट मिलता है। और अगर आप वही 90 डेज में पेमेंट दे रहे हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। मैं तो उसको बोलता हूँ, आज ग्रे भेजा है ना तूने, मैं चेक कर दूं, अभी ले जाना पेमेंट। तू 6% देगा कि नहीं देगा वो बता मेरे को, तो अभी ले जा। क्योंकि उनका वो बाजार के अंदर उधार का सिस्टम चलता है, उनको भी पैसे का रोटेशन के लिए, बिजनेस के रोटेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, और हम वो देते हैं सर, इसीलिए सस्ता बेच पाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो उनके ससुर जी बड़े एक्सपर्ट हैं डिस्काउंट लेने में, और डिस्काउंट लेने के लिए रिश्ते निकालते हैं। अच्छा, कहाँ से हो, किसके हो, वो ढूंढेंगे, मतलब कि रिश्ता कैसे किसी तरीके से निकल जाए। तो पहले तो प्लेन डिस्काउंट मांगेंगे, क्या दोगे। अब उसके बाद अगर कहीं रिश्ता निकल गया कि इसके थ्रू भाई वही बन रहा है, तो भाई के नाते क्या से डिस्काउंट दोगे। अच्छा, भाई के नाते तो दे दिया, मेरे लिए क्या दोगे। मतलब अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं, और डिस्काउंट करते 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 एक ऐसा होता है। छोटा सा किस्सा है, बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एक ससुर की दुकान थी, जवाई उसके यहाँ जाता था, और साड़ी की दुकान थी, चलिए ऐसा मान लीजिए। बोले ये साड़ी दे दो, ये साड़ी दे दो। ये क्या रेट की है? बोले ये 300 रुपए की। बोले नहीं कम करो, कम करो। अरे बोले अच्छा ठीक है 250 दे देना। बोले नहीं और कम करो, और कम करो। इतनी बार्गेन करता था और पैसा देता नहीं था। एक दिन ससुर जी गुस्सा आ गया, बोले जवाई जी आप पैसे तो देते नहीं हो, इतनी बार्गेन क्यों करते हो? बोले यार आप, तो बोले ससुर जी मैं ये चाहता हूं आपको कम से कम नुकसान हो। ओके। तो आप भी करते होगे बार्गेन? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बार्गेन नहीं है सर। हमारे यहाँ जो फिक्स सिस्टम है, एक ही सिस्टम है। एक डीलर जो 1 करोड़ का कपड़ा साल में बेचता है, अगर कोई महिला आके हमारे यहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहती है, या एक रिटेलर जो ऑलरेडी शॉप करके रखा हुआ है, किसी होलसेलर से खरीद रहा है, कोई भी आ जाए, एक ही प्राइस है सबके लिए। कम से कम 2 लाख से ज्यादा SKUs मेरे पास हैं जो हम बेचते हैं वहां पे। पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए करना। हाँ, अगर कोई आर्मी से है, नेवी से है, या जो एयरफोर्स से है, कोई हमारे जो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हमारे जवान हैं, उनके परिवार से कोई बिजनेस करने के लिए हमारे पास आता है, या वो खुद बोलते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उनके लिए 2% डिस्काउंट का एक प्रोविजन रखा हुआ है। वो अलग से वो डिस्काउंट देते हैं हम लोग। वो डिस्काउंट सबको पता है। अजमेरा फैशन के अंदर ये डिस्काउंट एक मिलिट्री वाले के लिए, आर्मी वाले के लिए है। ये अच्छा है, कोई दूसरा बोलता भी नहीं है। ये भी पुलवामा अटैक के बाद किया सर हमने। ओके। जब वो पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान अपने शहीद हुए थे सर। एक भी उनके पार्थिव शरीर जब उनके यहाँ पहुंचे थे, उनके गांव में, एक का भी घर पक्का मकान नहीं था सर। सबके कच्चे मकान थे, सब गरीब थे। तो उसी समय मैंने पेपर में पढ़ा था 60,000 जवान जो है हर साल रिटायर होते हैं। तो मुझे लगा ये लोग करते क्या होंगे, तो क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। ओके। तो मुझे लगा कि इनको मैं मोटिवेट करके अगर बिजनेस करवाऊं, तो वो मोटिवेशन ही है सर। 2% एक मोटिवेशन है कि अजमेरा में किसी को कुछ नहीं मिलता है, मेरे को लेकिन मिल रहा है। तो वो एक बिजनेस करने के लिए
और बहुत सारे मिलिट्री जवान उनके परिवार से हमारे साथ हैं जो बिजनेस कर रहे हैं सर। हालांकि जो वो करते हैं मैं सैल्यूट करता हूँ, -45 में भी +45 में हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत शांति से बात कर पा रहे हैं। नो डाउट वो इतना करते हैं, उसके सामने ये 2% कुछ भी नहीं है सर। आज अजमेरा कितना बड़ा है? किस वाइज पूछ रहे हैं? परिवार वाइज? परिवार वाइज भी, पैसे वाइज भी। परिवार अजमेरा के फाउंडर अजय अजमेरा जी कितना नोट छापते हैं? आंकड़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूं सर, नोटों के आंकड़े में। लेकिन आज हमारा परिवार कम से कम 1.25 लाख कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें होलसेलर, डीलर, रिटेलर और महिलाएं और हमारी फ्रेंचाइजी सब हमारे साथ जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी को एक कस्टमर बोल रहे हो आप? हाँ, एक फ्रेंचाइजी को एक कस्टमर है। ओके, ऐसे 1.25 लाख लोग। खाली फ्रेंचाइजी नहीं, हाँ, सब मिला के, रिटेलर भी, एक होलसेलर भी, एक रिटेलर भी, एक डीलर भी और फ्रेंचाइजी भी आएगी। फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो लगभग 180 आउटलेट्स फाइनल हो चुके हैं जिन्होंने हमको टोकन मनी दे दिया है, और 55+ आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं, चालू हो गए हैं, जहाँ पे माल जाता है, बिकता है और खरीदी आती है, फिर जाता है, बिकता है, कंटिन्यू। फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग पे बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या आती है? अलग अलग मॉडल हैं, 3-4 मॉडल है। मैं, आप अगर इजाजत देंगे तो एक नंबर दूंगा फ्रेंचाइजी का, वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। किसी को भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो कर सकते हैं, पर इसके अंदर कुछ 10% करीब जो फुली मॉडल रहता है, जैसे 57 लाख रुपीस का एक मॉडल है, तो 10% करीब उसकी फ्रेंचाइजी फी रहती है। 20 लाख रुपीस उसका लगभग वो रहता है, क्या बोलते हैं, इंटीरियर का फी। और लगभग बाकी जो अमाउंट बचती है उसका हम माल देते हैं उनको बेचने के लिए। तो मतलब 20 लाख रुपए मान लें, जिसकी MRP 35% प्लस होती है। ओके, तो स्टार्टिंग 20 लाख मान लें, 25-30 लाख रुपए में एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो गई। फ्रेंचाइजी की अगर पहले मॉडल की बात करें तो 12.5 लाख 13 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, ओके। 12.5-13 लाख में 30% मार्जिन भी आपने बोला? हाँ, 35% मार्जिन सर। 35%, 35%। ओके, तो लाख रुपए में बंदा 30,000 कमा लेगा। 30,000 कमा लेगा सर, बिल्कुल। तो इतने स्टोर्स हैं, 1.25 लाख कस्टमर्स टोटल हैं हमारे पास में। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम एक फैमिली की बात करें तो आज हमारे साथ लगभग मेरे ख्याल से 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल की बात करूं तो 5.5 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हमारे हैं। इतना बढ़िया बोलते हो, अब कैसे नहीं जुड़ेंगे लोग? इतना सॉफ्ट। सर, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का एक वेल विशेष है, सबकी दुआएं हैं। बातों में आपकी भारीपन भी है और सॉफ्टनेस भी है, ये बड़ा कम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल। कुछ और बताओ ना मारवाड़ी के बारे में। आप मतलब बहुत कम लोग मारवाड़ी मिलने जुलने वाले होते हैं, आप मारवाड़ी, मैं सोच रहा हूँ कुछ निकले अंदर से, गुड़ रहस्य जो आम लोगों में नहीं होता। मेरे को तो सर बिहारियों में रहस्य लगता है सर। क्या ऐसा? क्या ऐसा? बिहारियों में बहुत बहुत जबरदस्त सर, एक वो मैं बोलता भी हूँ, मैंने 20 साल सर बिहारी के अंडर में काम किया ना, तो मैं बिहारियों से बहुत ज्यादा टच में रहा, बहुत ज्यादा। मैंने पटना, मुजफ्फरपुर, सब जगह कपड़ा बेचा, भागलपुर, समस्तीपुर, आरा, हर जगह। और आज मेरे सबसे ज्यादा स्टोर, मुझे गर्व है बताते हुए, बिहार में सबसे ज्यादा स्टोर 55 स्टोर्स में से ये समझिए कम से कम 7-8 स्टोर, 10 स्टोर करीब बिहार में ओपन हुए हैं सर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बिहार का मौका छोड़ता नहीं हूँ सर। मैं टेकारी ओपनिंग हुई थी, वहां भी गया था, गया। और अभी कल पटना ओपनिंग हुई है एक दिन पहले, तो वहां भी गया था सर। तो क्या स्पेशली लगती है आपको बिहारियों में? बिहारी कहते हैं ना, 100 एक बिहारी 100 पे बारी। मेहनती बहुत होते हैं सर, बहुत मेहनती होते हैं सर। उनके जितना मेहनत करने वाला, उनको दिशा देने वाला अगर कोई मिल जाए ना, भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। भोले होते हैं? हाँ बिल्कुल सर। अगर उनको दिशा देने वाला कोई मिल जाए ना, तो उनसे ज्यादा बिहार को मतलब और नाम रोशन करने वाला कोई नहीं है सर, अपने स्टेट का नाम। लेकिन साथ में ये भी एक मोटी चमड़ी वाले होते हैं, तभी तो मेहनती हो सकते हैं सर। जिसकी चमड़ी मोटी होगी ना, वही मेहनत कर सकता है सर, और नहीं कर सकता है। हम मेरे जो बिहारी बॉस थे, हम लोग सर जब सीजन चलती थी, लगन की सीजन बहुत ज्यादा मायने रखती थी हमारे लिए। उस समय हम लोग नाइट करते थे, 15 दिन नाइट करते थे सर, 15 डेज महीने के अंदर। कैसे? सुबह 9:50 पे ऑफिस खोलता था मैं,
रात को खाना खाने घर जाता था 10 बजे, खाना खा के वापस आ जाता था, सुबह 5 बजे वापस घर जाता था सर। थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर 9:50 पे शॉप खोल ली। उस दिन फिर नाइट नहीं करते थे, फिर दूसरे दिन वापस नाइट करते थे, तो 15 डेज नाइट भी करते थे। इतना भयंकर काम। हमारे पास जो हमारी टीम थी उनमें बहुत ज्यादा बिहारी लोग थे। आज भी हमारे पास बिहार से बहुत काफी लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारे 350 प्लस लोग हैं, तो उसमें से 100 लोग बिहार से होंगे सर, जो हमारी टीम का हिस्सा है। वो लोग इतना मेहनतानु है, इतना मेहनती हैं, रात दिन कुछ नहीं देखते हैं सर, काम करते हैं सर। ये बात तो है। तो ये मैं खुद भी मानता हूँ। वो बॉस भी हमारे साथ नाइट करते थे सर, रात भर रहते थे। ऐसा नहीं कि खाली हम ही लोग करते थे, वो भी रहते थे। और वो मोटिवेट करते थे नाइट करने के लिए कि यार काम है, अभी काम है, मिल रहा है तो कर लो, कोई बात नहीं है, आराम तो फिर कर लेंगे, बाकी के 9 महीने आराम करेंगे। उस समय कपड़ा लगन में बहुत ज्यादा बिकता था। आज तो सर कपड़ा 12 महीने बिकता है। एक खासकर वुमेन्स वियर की बात करता हूँ सर। एक लेडीज एक साड़ी में अगर सेल्फी ले लेती है ना, तो दूसरे फंक्शन के लिए अलग चाहिए उसको फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ ग्राहक आपके पास हैं, आप अगर कपड़े का बिजनेस करते हो तो। लेडीजों को ज्यादा टारगेट करते हैं कपड़ों के लिए, ऐसा क्या? वुमेन्स वियर ज्यादा बिकता है सर, ज्यादा बिकता है। कारण है, आप अलमारी अपनी खोल के देख लीजिएगा, आपकी कितनी ड्रेस मिलेगी अलमारी में और भाभी जी की कितनी साड़ियां मिलेगी। सेपरेट 2 अलमारी है मेरे घर में, तो वो सिर्फ उन्हीं का है। और मेरा जो है उसमें भी आधा उन्हीं का है। अच्छा तो बस तो 2.5 हो गया। यही हो गया सर, यही कंडीशन है सर। और सर सोशल मीडिया को इन दिनों आप कैसे यूज करते हो? सोशल मीडिया सर, एक्चुअली देखिए, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे अपने आप को जिस पर्पज के लिए मैंने करना शुरू किया था उस पर्पज से पहुंचाने में बहुत टाइम लगा था सर मेरे को। 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया, लोगों तक बात पहुंचानी शुरू करी, नहीं पहुंच पाई, तो मैंने होलसेलर को भी जोड़ना शुरू किया, डीलर्स को भी जोड़ना शुरू किया। कपड़ा बनाया है तो बेचना तो पड़ेगा, तो सबको जोड़ते फिर मैंने क्या किया, यार मैं अपने सब्सक्राइबर अगर बढ़ाऊंगा तब तो शायद मेरे को 10-20 साल लग जाएंगे ये इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको ढूंढा जिनके सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उसको बुलाया और उसको बताया कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं भाई, तेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं या 50,000 फॉलोअर्स हैं, उन लोगों तक मैं बात पहुंचाता हूं। तेरे को एक कंटेंट मिल गया, ठीक है, और मेरे को मेरी बात पहुंचाने का मौका मिल गया। उनके साथ कोलैबोरेशन किया और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया, तो लोग जुड़ते चले गए। वो जो मेरे अंदर एक टीस थी कि एक रिटेलर जो आता है या एक छोटा जिसको बिजनेस करने के सपने लेके आता है, वो नहीं पहुंच पा रहा है मेरे तक। आज मेरा एक है जो कपड़ा देने को तैयार है आपको उसी प्राइस के अंदर जिस प्राइस में डीलर को देता है। वो बात जब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई तो लोग जुड़ते चले गए। तो आप देखते हो कि ट्रेडिशनल जो वे ऑफ एडवर्टीजमेंट है, बोर्ड, न्यूज़पेपर, उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट इसमें आता है कोलैबोरेशंस में। सर सोशल मीडिया तो सर कहीं ज्यादा जबरदस्त पावर है सर। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप कोई भी और वे ढूंढ लीजिए उस जंगल में मोर को नाचते हुए दिखाने का, वो इतना कॉस्टली गिरेगा कि पूछिए मत बात। पर मेरे को तो मेरी कॉस्ट भी कम रखनी थी, मेरे को अपने कपड़े की कॉस्टिंग नहीं बढ़ानी थी सर, रिजनेबल रेट में ही उसको बेचना था, तभी तो वो आगे ले जाके बेच पाएगा। तो इससे बढ़िया साधन कोई नहीं हो सकता था। हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है। मैं सोशल मीडिया ये समझता हूं सर, सोशल मीडिया को आपको यूज करना चाहिए, आप सोशल मीडिया का यूज मत होइए, गुलाम मत बनिए, सोशल मीडिया मत बनिए, अपने धंधे के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत पावर है इसके अंदर, अपनी बात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं वो बात अगर आप इसके थ्रू पहुंचाते हैं तो बहुत लोगों तक पहुंच सकती है सर वो बात। थोड़ा सा मैं रिस्क पे और जानना चाहूंगा। मारवाड़ियों में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत होती है, ये होता कैसे है सर? जैसे कि मैंने बताया, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए, और हमेशा कहता हूं, क्योंकि रिस्क तो देखिए घर से बाहर निकलने में भी रिस्क है सर। कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा, ठोक ठाक के चला जाएगा, मर जाओगे, तो घर से निकलना थोड़ी बंद कर सकते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए कि मैं सेफ तरीके से रोड पार करूंगा और जाऊंगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल मैंने अपने ऊपर ही देना चाहूंगा सर। मैं जब ये किया था तो लगभग
2019-20 की बात है, लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, सर अजमेरा का आपका इतना नाम है, आप इतने अच्छे प्रोडक्ट देते हो, आप हमें अपना नाम दे दो, हमें फ्रेंचाइजी दे दो, हम फ्रेंचाइजी रिटेल आउटलेट अपने नाम से, आपके नाम से फ्रेंचाइजी नहीं शुरू हुआ था? नहीं, फ्रेंचाइजी हमारा शुरू नहीं हुआ था। वो दे दो, हम आपके नाम से दुकान करना चाहते हैं, तो आपके नाम से हमारा कपड़ा भी बिकने लग जाएगा, लोगों को पता लगेगा। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है सर, हमें तो आज तक रिटेल का अनुभव ही नहीं था कि रिटेल कैसे एक एक पीस बेचा जाता है। तो हमने क्या किया, अपना एक आउटलेट किया लखनऊ आलमबाग के अंदर, 5000 स्क्वायर फीट का एक आउटलेट किया, रिटेल का आउटलेट। 2020 में उसकी ओपनिंग करी थी सर। उसके बाद 2 कोविड झेले। मैंने आपको बताया था ना सर कि 999 डेज आप किसी भी बिजनेस को दे दीजिए, 1000वां दिन आपका होगा। 9 मतलब 3 साल लगभग। 3 साल लगभग। ये मैंने 2 कोविड झेले सर उसकी ओपनिंग के बाद। 2020 में 2 महीने तक स्टोर बंद रहा, 2021 में 2 महीने तक स्टोर बंद रहा, और कोविड में सब कुछ फेल हो गया था सर। 2 साल 2.5 साल तो धंधा चला ही नहीं था। तब जाके तीसरे साल उस स्टोर से हम लोगों ने कमाई शुरू करी थी। ओके, 2 साल तक लॉस में रहे? 2 साल तक लॉस में रहे सर, बिल्कुल एकदम। घर से बैठे पगार देनी पड़ी थी, 20 स्टाफ रखे हुए थे, तो वो उनको सबको सैलरी दी। तो वो एक कैलकुलेशन करके मैंने रिस्क ली थी कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, 3 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, कोई बात नहीं है। और कोविड आया और ये हुआ भी सर, तकलीफ आई उसके अंदर, सब कुछ झेला। लेकिन तीसरे साल जब वो प्रॉफिट में आया, तब हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी रिटेल आउटलेट आज मैं चला सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट दे करके, मेरे रेट वगैरह, मेरी क्वालिटी दे करके। तब हमने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया सर, आज के 1.5 साल पहले। ओके, 1.5-2 साल पहले। आज लगभग 180-85 आउटलेट फाइनल कर चुके हैं हम लोग, 55+ आउटलेट, जैसा कि मैंने बताया। ओके, 1.5 साल में ही हुआ है? 1.5 साल में ये हुआ है सर। अभी IPO आ रहा है हमारा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। अरे तो बताना मुझे पहले ही। अरे कब की प्लानिंग है? DRHP फाइल चालू कर दिया है हमने। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे भेज रहे हैं। लगभग दिसंबर के पहले उम्मीद है कि हम लोग वो BSC में जाके वो बजाते हैं ना सर। एक क्रेज है अजमेरा फैशन का IPO। अजमेरा फैशन। मेरा सर लोगों तक, मैं एक गांव के लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं अपने आप। फिर वो करे या धंधा ना करे, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास एक ऑप्शन अजमेरा फैशन तो लास्ट में बचा हुआ ही है। जितने में मैं मोबाइल खरीदता हूं, 25-30 हजार या 50 हजार में, उतने में ये बिजनेस तो मैं कभी भी शुरू कर सकता हूं। उस लास्ट व्यक्ति तक मुझे पहुंचना है। उसका एक तरीका, मेरे को कोई पैसे की इतनी जरूरत नहीं है कि मैंने पैसे के लिए IPO ला रहा हूं। मेरा मोटो, मेन मकसद है लोगों तक पहुंचने का। पहले मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, फिर पार्टनरशिप कंपनी हुई, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बनाई, अभी उसको लिमिटेड कर दिया है, अब पब्लिक लिमिटेड करने जा रहे हैं सर। तो उसका कारण यही है कि मैं हमारे देश के अंतिम व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति तक पहुंच पाऊं। उसके मन में एक ये विश्वास तो एक इतना रहना चाहिए कि अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एक ये ऑप्शन तो अजमेरा फैशन वाला मेरे पास बाकी है, उससे तो काम चली जाएगा। जो कि बेसिक 25,000 रुपए से 25,000 रुपए सर। एक मोबाइल आजकल लोग 1.5 लाख का ले लेते हैं, तो क्या जो जिंदगी बदल सकता है आपका बिजनेस जिंदगी भर। और सर एक और चीज नौकरी और बिजनेस की बताना चाहूंगा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जीरो से शुरू करना पड़े, और मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे को भी जीरो से स्टार्ट करना पड़े। लेकिन जब आप 150 पे पहुंच जाओगे या 200 पे पहुंच जाओगे, और मैं भी 200 पे पहुंच जाऊंगा, तो हमारे बच्चे आके जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके बच्चे को वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और मेरा बच्चा उस 200 को वापस आगे ले जा रहा होगा। नौकरी और बिजनेस की एक मेजर डिफरेंस जो है वो है विरासत में। आप अपने बच्चों को बिजनेस अगर करते हो तो वो बिजनेस को आगे लेके जा सकता है।
बच्चों के एक रहते हैं ना कि माँ बाप ने क्या दिया है, क्या दिया, तो एक धंधा बना करके दिया तो उनकी हेल्प मिल जाती है। हाँ। एक कहावत है धन संचय वाला, क्या है, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। इसको मानते हो? अच्छा, नहीं, मुझे लगता है बच्चों को कुछ बना के तो देना चाहिए। बिल्कुल बना के देना चाहिए, उनको संस्कार अच्छे देने चाहिए सर, ऐसे संस्कार देने चाहिए। पैसा में मायने नहीं रखता है सर, पैसा तो धीरू भाई के अनिल अंबानी को कम देके गया था। हाँ। और मुकेश को ज्यादा देके गया था, बराबर था। एक ने बनाया दूसरे ने खत्म कर दिया। ठीक है, वो समय होता है, एक फेज होता है। ऐसा नहीं है कि अनिल जी बर्बाद हो गए, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे सर, ऐसा नहीं है। आज उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने एक ऐसा पीरियड देख लिया है। उनके दोनों बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं सर, अनिल जी के। ओके। और वो उसको फिर आगे लेके जाएंगे। ये समय होता है, फेज होता है, हर की जिंदगी में आने वाला है सर, हर आदमी की जिंदगी में आने वाला है। तो अगर तकलीफ आई है ना, तो मेरा मानना है कि ईश्वर आपकी पात्रता चेक कर रहा है कि आप कितना लेने के लायक हो। और जब तकलीफ एकदम बड़ी हो गई है ना, एकदम अंत, जब सहन करने वाली नहीं रही कि अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, उस समय ये समझ लीजिए कि अब ईश्वर की आपको देने की बारी आ गई है। अब वो चेक कर चुका है कि भाई आप इतना लेने के लायक हो, अब दे दो इसको। तो जितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत है, जितना ज्यादा समय खराब गया है ना, उतना ही ज्यादा जोरदार, कहते हैं ना, घनी अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और आज तक किसी रात की ऐसी ताकत नहीं कि वो सुबह को होने से रोक ले। सुबह तो होगी, बस उस रात को आपको झेलना है। तो आप मानते हो हर आदमी की जिंदगी में बुरा समय आता ही है? आया सर, मेरी जीवन में आया था सर। मैं डिप्रेस्ड हो गया था सर एक बार, धंधा शुरू करने के बाद। वो जो मैंने सोच के बिजनेस किया था सर, मैंने बताया कि मैं एक रिटेलर को कपड़ा दूंगा, वो तक उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। होलसेलर जिनको जानता था, बिहार वाले, बस उन्हीं को कपड़ा बेच पाता था। तो कुछ ऐसा हुआ कि नुकसान हो गया। तो पार्टनर्स छोड़ के भाग गए जिन्होंने पैसे लगाए थे। तो घर गिरवी रखना पड़ा, मेरी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ी सर, लोन हो गया उसके ऊपर। मेरा जो बीवी के गहने तक बेच दिए थे सर मैंने। ओके। लेकिन वो फेज मैंने अपने आप को स्टेबल रखा और यही सोचा कि ईश्वर आपके हाथ से कुछ ले रहा है तो कुछ बहुत बड़ा देने के लिए ले रहा है। आपका हाथ खाली कर रहा है कुछ बहुत बड़ा देने के लिए, और वही उसने किया। मेरी पात्रता चेक करी कि ये तो बहुत कुछ झेल सकता है यार, इसको तो दो, और तब उसने दिया। आज मैंने देखा है कि हर मारवाड़ी भगवान में बहुत मानता है। बिल्कुल। दिन शुरू होगा तो भगवान के नाम से। कुछ वजह होती है क्या? कर्म से ज्यादा ये लोग शायद ये मानते हैं कि ब्लेसिंग। नहीं सर, कर्म तो बहुत जरूरी है सर। मैं ईश्वर को सुबह जब घर से निकलता हूं तो एक बात बोल के निकलता हूं कि भगवान, बिजी रहूंगा आज पूरे दिन, हो सकता है मैं भूल जाऊं, पर आप मेरे को मत भूलना, आप मेरा ध्यान रखना। और शाम को वापस आके जब बिस्तर पे सोता हूं तो ये कहता हूं कि भाई भगवान जी, मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी शक्ति थी, मैंने अपना उतना पुरुषार्थ, उतना कर्म मैंने कर दिया है। अब जो आपको अच्छा लगे वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की चैन की नींद सोता हूं सर। तो कर्म तो दिन भर करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कर्म सर वैसी बात है कि जब सब कुछ भगवान का लिखा हुआ, किसी ने पूछा सब कुछ भगवान का लिखा हुआ ही है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? तो नए जमाने के हिसाब से ये इसको मैं वो करता हूं। आपका लॉकर है बैंक के अंदर? हाँ है ना। 2 चाबी होती है सर उसकी। एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, एक चाबी आपके पास है। आपकी चाबी कर्म है सर। कैसे? आप चाबी लगाएंगे, खोलेंगे, खुलेगा लॉकर? नहीं खुलेगा। मैनेजर जब आके चाबी लगाएगा, है ना, उस समय अगर आपकी चाबी लगी हुई रहेगी, तो आप प्रयास कर रहे होंगे, तो वो खुल जाएगी। वो मैनेजर की चाबी ऊपर वाले का दिया हुआ है और अपनी चाबी अपना कर्म है। मैं ये सोचूं खाली ऊपर वाले की चाबी से लॉकर खुल जाएगा, मेरा कर्म रहने दो, मेरी चाबी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो लॉकर नहीं खुलने वाला है। जिस समय वो दोनों सेट हो गए, खड़ाक से लॉकर खुल जाएगा सर। मतलब कर्मों के बिना ब्लेसिंग नहीं, और ब्लेसिंग भी कर्मों के बिना नहीं मिलेगी। कर्मों के बिना नहीं मिलेगी। कर्म तो करने ही पड़ेंगे।
जिस समय ब्लेसिंग आपकी काम करेगी उस समय आपका कर्म चालू है ना, तो वो दोनों सेट हो गए, लोकर खुल गया। अमेजिंग, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। आज तक स्क्रीन पे ही देखा था सर। ठीक है। बच्चे शायद मेरे चेहरे की स्माइल और मेरी आंखों की चमक से समझ पा रहे होंगे कि भाई मैं कितना खुश हूँ आपके सामने बैठ के। हाँ, खुशी तो आपकी दिख रही है। ठीक है। शायद आपको देख के सभी खुश होते होंगे, क्योंकि आप सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी खुशी शायद आप ना समझ पाए जितने बच्चे समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मजा आया आपसे बात करके अजय सर। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा और धंधे पर बात करेंगे, कुछ और सीखेंगे आपसे। 100% मिलेंगे सर। और आपने जो ये पॉडकास्ट सीरीज चालू करी है सर, लोगों को दो अच्छे व्यक्तियों की बातचीत, हम एक किसी व्यक्ति की जीवनी से, कहते हैं ना कि भाई एक जीवन पूरा का पूरा अगर उसकी बुक पढ़ लें, उसकी बायोग्राफी पढ़ लें, तो हमें पूरा का पूरा उसका जीवन जो 100 साल में उसने जिया है वो शायद 5-10 दिन के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप वही चीज सर घंटे 1.5 घंटे के अंदर लोगों को उन तक वो पूरी की पूरी जीवनी उनकी पहुंचा देते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और उनका पूरा उन्होंने जो फेस से वो निकल करके एक मुकाम पे पहुंचे हैं उनको दिखाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर लोगों को। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप फिर से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।